So a very good evening all of you. This is your Swapnil Soni sir, and from today onwards we are going to start the new session, the new online session for science, basically for class 9th and 10th. And here we are going to start from our topic physics. So today I'm just going to start with a topic from class 10th, and the topic name today we have from class 10, chapter number 11. Class 10 topic we have electricity. Okay, the thing is that most of the students are going to get problem. बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसके अंदर कि ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ये कैसे वर्क करती है और कैसे ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर जाती है. ठीक है. और जो हमारे पास में अब जो एनसीईआरटी का जो कोर्स रिड्यूस हुआ है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी. पहले ये चैप्टर नंबर 12 था, बट अब अभी ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 11. तो अब चैप्टर नंबर 11 जो है हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स. तो हमारे पास में दो तरीके के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर. सो इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन चार्ज पार्टिकल्स. दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स, and these are the charge particles are firstly we have proton particles and secondly we have electron. Okay, so proton have a positive charge and electron have a negative charge. तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास में चार्जेस का, वो हमारे पास में होता है पहले प्रोटॉन और उसके बाद में होता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन. तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, और उसमें पहले हमारे पास में आता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. एक्चुअल में जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं, यही हमारे पास में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ले जाने में हेल्प करते हैं. अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करवाना है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ ए टू सेकंड पॉइंट ऑफ बी, तो ये जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर. और इलेक्ट्रॉन का एक सबसे बेसिकली नेचर क्या है कि अगर हम लोग इसमें एक सर्किट डायग्राम होता है, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा. सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में सर्किट डायग्राम ही है. तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं कि अगर हमें ए पोजीशन से बी पोजीशन तक अगर किसी पार्टिकल्स को मूव आउट करवाना है, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो चीज किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के अंदर. बेसिकली हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि जैसे लेट एंड सपोज कि एक कंडक्टर है हमारे पास में. ठीक है, वी हैव अ कंडक्टर. ठीक है, ये कंडक्टर है, कोई रॉड है. तो इसके अंदर हम लोग बात करें तो इसमें मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं. मिलियन, अगर मैं इसके एक इतने से पार्ट को अगर कंसीडर करके और अगर जूम करके देखा जाए इसको, या किसी भी तरीके से किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर इसको देखा जाए, तो इसके अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं जो इस तरीके से शो होता है. ई माइनस वाला जो चार्ज होता है इसको अपन इलेक्ट्रॉन के लिए यूज लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक इतने से हिस्से को कंसीडर करने के अंदर हमारे पास मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं. सिमिलरली इसी कंडक्टर के अंदर हमारे पास में प्रोटॉन पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है हमारे पास में? पॉजिटिव चार्ज. तो जब अगर मान लीजिए कि अगर इस कंडक्टर को किसी भी सर्किट के साथ में जोड़ दिया जाए, ठीक है, अब सर्किट हमारे पास में कैसे बन सकता है सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद अपन इसको कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप एक बार सर्किट को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा कि सर्किट किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, कैसे उसको बनाया जाता है, किस तरीके से आप उस चीज को कर सकते हो. ठीक है, और इसमें सर्किट बहुत ईजी होता है. जैसे लेट एंड सपोज आपने डायग्राम जो है बुक के अंदर देखा होगा, कुछ इस तरीके से वो दिया हुआ है ऐसे, और इस तरीके से इसको बनाया गया होगा यूं, और यहाँ पर आपको कुछ एक बड़ी स्टिक और एक छोटी सी स्टिक, और उसके बाद में एक ब्रैकेट सा, उसके अंदर बीच में डॉट, फिर कुछ एरोस दिखे होंगे, एक तो ऊपर जाता होगा एक नीचे आता होगा. इसको तो यहाँ पे नाम दिया गया होगा रेजिस्टेंस. ठीक है, इसको यहाँ पे नाम दिया गया होगा की, और इसको यहाँ पे नाम दिया होगा सेल. ठीक है, अब देखो एक्चुअली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि बुक के अंदर जो हम लोगों ने सीख लिया उसके अकॉर्डिंग तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो साइन होता है ना हमारे पास में, बेसिकली ये साइन जो है हमारे पास सेल का होता है. क्योंकि जो हम लोग बैटरीज में मतलब जैसे एज अ बैटरी हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे रिमोट के अंदर आप पीछे देखा होगा छोटे छोटे पेंसिल टाइप के सेल आते हैं, तो उन पेंसिल टाइप के सेल्स को जब हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर हम लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें उनको अच्छे से दिखाने के लिए हमारे पास उसके लिए साइन ये होता है. और बैटरी का जो साइन है, तो आपने देखा होगा कि एक टेबल बनी हुई है ग्रीन कलर की इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जहाँ पे साइन है और प्लस बल्ब का कैसा साइन होता है, बैटरी का कैसे साइन होता है. तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास बैटरी का साइन कुछ इस तरीके से होता है, अगर आप लोगों ने इस चीज से देखा हो तो जब हमारे पास ये मान लो कि जब नंबर ऑफ स्टिक्स आती है इस तरीके से, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बैटरी के लिए. अब एक्चुअली क्या है, बैटरी और सेल में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस वोल्टेज का डिफरेंस होता है कि बैटरी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वोल्टेज एज कंपेयर टू सेल. तो बस डिफरेंस ये है कि ये छोटे टाइप का फॉर्मेशन है और ये बड़े टाइप के लिए फॉर्मेशन है. तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप सर्किट ड्रॉ करो, तो अगर वहां पे आप बैटरी लगाना चाह रहे हो तो ऑलवेज यूज दिस साइन.
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं जल्दबाजी में या फिर हरी के अंदर, या फिर उनको मतलब दिमाग में सेट हो चुका है कि बैटरी हो चाहे सेल हो, डायग्राम हमको यही बनाना है सर्किट के अंदर। नहीं, ये साइन ऑलवेज सिर्फ किसके लिए होता है? सेल के लिए। अगर आपको बैटरी को शो करना है तो उसके लिए आपको ये वाला डायग्राम बताना होगा। मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया कि सेल और बैटरी के बीच में केवल वोल्टेज का फर्क होता है, दैट्स इट। उसके अलावा हमारे पास कोई डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं है। यही करंट को फ्लो कराने का काम कर रहा है और ये भी करंट को फ्लो करवाने का काम कर रहा है, जो इनके पास में वोल्टेज पहले से प्रेजेंट है। तो अब जो ये हमारे पास में सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये समझते कैसे हैं? अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि सर ये लाइन बॉक्स पता नहीं क्या क्या बना दिया, ठीक है। तो अब इसको वन बाय वन समझते हैं। ये जो हमारे पास साइन होता है ये होता है सेल का, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो इस सेल में जो ये बड़ी वाली स्टिक है ना, जो बड़ी वाली स्टिक दिख रही है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी वाली होती है उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये ऑलवेज भी फॉर प्रोटॉन पार्टिकल्स एंड फॉर द इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली आपके सेल और बैटरी दोनों के अंदर जो है हमारे पास में दो तरह के टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव और एक टर्मिनल होता है नेगेटिव। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपका सेल हो चाहे बैटरी हो, उसमें से अगर करंट हमें फ्लो करवाना है तो वो करंट हमेशा कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से ही आपके सर्किट के अंदर वो घूमना क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। नेगेटिव टर्मिनल से कभी भी जो है आपका करंट फ्लो नहीं करता। करंट ऑलवेज भी जो फ्लो करता है वो कौन से टर्मिनल से करेगा? पॉजिटिव से। इसे देखो, यहां से हम जाते हुए देखो एरो यहाँ पे जाते हुए दिखाया है, और फिर देखो घूम के जब करंट आया तो देखो एरो यहां से आते हुए दिखा रहा है, मतलब यहां से करंट जाएगा और यहां से आएगा। इसका मतलब ऑलवेज भी जो करंट है वो कैसे ट्रेवल करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इज दैट क्लियर? तो अगर जब हम लोग रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे जोड़ते हैं तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊंगा, बट फर्स्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या आती थी अपने टाइम पे कि यार ये क्या है, ये लाइन वगैरह जो आपने बॉक्स बना दिया एक्चुअल में ये है क्या? तो ये जो हम लोगों ने सर्किट बनाया है ना, तो इसको हम लोगों ने दिया है रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब है कि ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ये सब चीजें, ये जो लाइनिंग्स आपको दिख रही है, ये वाली जो ये लाइनिंग्स जा रही है इस तरह से और ये आ रही है, ये दीज आर द लाइनिंग्स आर कॉल्ड वायर्स। ये क्या होते हैं हमारे पास में? वायर है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने एक वायर दिया, तो आप चाहो तो उस वायर को ऐसे गोल भी बना सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि इसको आपको किस फॉर्म में जाना है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर मैंने ये वायर को जोड़ा हुआ है। जैसे ये सेल से इस वायर को इस रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा, फिर यहां से यहां पर की के साथ जोड़ा, फिर की से इसको यहां जोड़ा। तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है एक्चुअल में ये लाइनिंग नहीं है, ये वायर है, जिसको हम लोगों ने एक बॉक्स की शेप के अंदर शेप दी है, मतलब तारों को ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे बनाया गया है। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर हमारे पास में जो आता है ये डॉट्स सा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्लास 8th में और 7th में भी पढ़ा था कि ओपन की और एक क्लोज की होती है, तो इसको हम लोग की बोलते हैं। की का मतलब होता है कि हमारे रूम के अंदर जो स्विच होता है ना, जिसको हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, तो सेम उसी तरीके से साइंस लैब के अंदर जब हम लोग जाते हैं, फिजिक्स लैब के अंदर, तो वहां पे हम लोग स्विच यूज नहीं करते, वहां पे हम लोग की यूज करते हैं। एक्चुअल में ये है क्या? एक बॉक्स टाइप सा बना हुआ होता है, उसके अंदर एक पिन होती है, उस पिन को जब आप लगा देते हो तो आपका सर्किट ऑन हो जाता है, और जब आप उस पिन को हटा देते हो तो आपका सर्किट ऑफ हो जाता है। अब इसको समझो कैसे। जैसे वो बॉक्स है हमारे पास में, अब उसमें वो पिन लगेगी, तो इलेक्ट्रिक वायर जुड़े हुए हैं, तो अंदर वो किस अंदर उसके अंदर क्या है? मेटल है। तो वो मेटल एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे होगा? जब इन दोनों के बीच में कोई ऐसे रॉड आ जाएगी, तो वो रॉड से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एवरी मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब वो मेटल ऐसे दोनों के बीच में आ जाएगा इस तरह से, अगर मैं बनाऊं आपको इस तरीके से, अगर दोनों के बीच में आ जाएगा तो करंट फ्लो हो जाएगा। और अगर मैं ये पेन हटा दूं तो आप दोनों के बीच में क्या है? गैप। तो जब अगर वो की लगी हुई है तो सर्किट क्या रहेगा? ऑन रहेगा, और अगर मैंने वो पेन या की हटा दी तो सर्किट क्या हो जाएगा? ऑफ। तो जब अगर आपका सर्किट ऑन है तो आपको इस ब्रैकेट के अंदर बीच में क्या दिखाना पड़ेगा? डॉट। और अगर आप सर्किट को ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप ये डॉट हटा दीजिए, तो अब सर्किट क्या हो चुका है? ऑफ। इसका मतलब करंट जो है वो पूरी तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा, वो बैटरी के अंदर वापस लौट के चला जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं ना कि हम लोगों ने घर के अंदर ऊपर टंकी लगा रखी है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है, अब नीचे वो पाइपलाइन के अंदर पानी है, तो आपने नीचे से अगर टैप बंद कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि टंकी से डायरेक्ट पानी बंद हो गया, अभी पाइपलाइन में तो है ना वो पानी। उसी तरीके से जब आप यहाँ से की को बंद कर देते हो तो करंट यहाँ तक तो रहेगा, लेकिन घूम के वापस यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो वो चीज क्या हो गई? सर्किट ऑफ हो गया। अब सर्किट को ऑन करने के लिए आपको थ्योरेटिकली जो आप यहाँ पे डायग्राम बनाओगे उसमें आपको यहाँ बीच में क्या बनाना पड़ेगा? डॉट बनाना पड़ेगा। तो ये सर्किट होता है हमारे पास है बेसिक सर्किट। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस की जगह बल्ब भी लगा सकते हो, ये सब तरह की चीजें लगा सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली रेजिस्टेंस की, जिसको हम लोगों ने इस तरीके से दिखाया है। इस डायग्राम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक, इसको मैं बोलता हूं पॉइंट ए टर्मिनल, और इसको बोलते हैं पॉइंट बी टर्मिनल, जहां से जहां तक आप लोगों ने इसको रेजिस्टेंस को क्रिएट किया है।
अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को समझाने के लिए या फिर ये इजीली चीजें समझ में आ जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वायर के अंदर है ना इसको ऐसे फोल्ड अप कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम लोग जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कपड़ा है, ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे और इस तरह से और ऐसे इस तरह से मैंने इसके अंदर देखो सलवटें ला दी, ठीक है। तो अगर अपन ऐसे वायर के अंदर भी इस तरह से सलवटें ला देंगे तो वहां पर क्या होगा, करंट जो है पहले सीधा जा रहा था, अब कैसे मोशन करेगा, जिगजैग मोशन करेगा। तो जब भी कोई चीज जिगजैग मोशन करती है तो वो टाइम कंज्यूम करती है। तो रेजिस्टेंस क्या कहना चाहता है आपको कि रेजिस्टेंस का मतलब एक तरीके से होता है रुकावट। तो हम लोग जैसे रुकावट कैसे इसको समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास जो रूम है उसमें नया नया घर बना, हमने इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग को फिक्स करवा दिया, आगे से गवर्नमेंट से कनेक्शन ले लिया, वहां से करंट आना क्या हो गया, घर में वोल्टेज के फॉर्म में स्टार्ट हो गया। अब वोल्टेज से क्या होता है कि हमारे घर में एक एमसीबी बॉक्स बना हुआ होता है, वहां से वो करंट डिवाइड होना स्टार्ट होता है, जितने भी आपके रूम से जितने फेस का आपने इलेक्ट्रिसिटी का लिया, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि नया नया घर है, वहां पे अपन ने इलेक्ट्रिक वायर को सब सेट कर दिया, लेकिन बल्ब नहीं लगाया, फैन नहीं लगाया, ट्यूबलाइट नहीं लगाई, तब तक तो कोई कंजप्शन नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन जैसे अगर आपने बल्ब फैन लगाना स्टार्ट किया तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ से मान लेता हूँ कि छुपा देता हूँ, ये सीधी लाइन बना देता हूँ, तो जितना करंट यहाँ से घूमेगा वो घूम के वापस यहाँ आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया तो इतनी दूरी के अंदर क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगी करंट की, क्योंकि जब भी हम लोग किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है हमारे पास में, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस रेजिस्टेंस की जितनी एनर्जी कंजप्शन होगी वो उतना उससे लेने के बाद और बाकी करंट को आगे क्या कर देगा, पास कर देगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पार्टिकल्स हैं वो आगे जाके पास हो जाएंगे और वापस से बैटरी में आ जाएंगे। तो जब तक यहाँ पर वो रेजिस्टेंस क्रिएट रहेगा, चाहे आप बल्ब लगा लो, चाहे आप फैन लगा लो, चाहे आप कोई भी तरह की चीजें जो आपके घर में जितनी भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, दे आर कॉल्ड रेजिस्टेंस। वो रुकावट पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास में आया तो उसको बोलेगा स्टॉप, इतनी मेरी रिक्वायरमेंट है, आप मुझे इतना करंट दीजिए और फिर आगे जाइए। तो इस तरीके से आपका जो कंजप्शन होता है, इसी से आपका बिजली का बिल बनता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी का घर जब बंद होता है तो एक बेसिक जो अमाउंट आता है इलेक्ट्रिसिटी का वो आके रह जाता है 200-300 रुपए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी घर में एसी लगा हुआ है, लाइटें वगैरह कंटिन्यूस चल रही है, फैन वगैरह कंटिन्यूस अगर यूज में आ रहे हैं, तो वहां पर उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 2 से 3 हजार 4 हजार तक भी आ जाता है। तो वो बिल कैसे बनता है कि जब भी हम लोग रेजिस्टेंस मतलब बल्ब, फैन, जितनी भी अप्लायंसेस है, माइक्रोवेव, फ्रिज, AC, whatever the things that you have in a home, that all are the things are counted as an resistance। तो ये रेजिस्टेंस होता है। तो अब सर्किट समझ में आ गया आप लोगों को। यहां से पहले हम लोगों ने सेल या बैटरी कनेक्ट करनी है। सेल के अंदर जो हमारे पास में बड़ी वाली डंडी है, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी वाली स्टिक है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करके स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, साइंस का बेसिकली यूज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके अंदर भी हम लोगों ने अपनी स्केल वाला एग्जांपल करके देखा था कि जिस बच्चे के सर पे बहुत ज्यादा ऑयल था उसके ऊपर अपन ने स्केल को रब किया था और चॉक पाउडर के ऊपर जब उसको लेके गए तो चॉक पाउडर उस पर चिपकना स्टार्ट हो गए। तो ये किसकी वजह से हुआ था, चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। तो चार्ज पार्टिकल्स में क्या होता है कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली नेगेटिव इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव। तो ये चीजें वाइसा वर्सा में यूज होती है। अब इस तरीके से ये पूरा सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, रेजिस्टेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारे पास में जो बेसिकली टॉपिक है ना, वो डिफरेंस बिटवीन है हमारे पास में वोल्टेज, करंट, इन सब चीजों के बीच में और चार्ज के बीच में। तो ये तीन चीजें बिल्कुल सिमिलर जैसी लगती हैं, जैसे तीनों एकदम लगता है ना कि जैसे हाँ बात तो एक ही है, लेकिन नहीं, इनमें स्लाइटली डिफरेंस है। वो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि उन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जो है हम लोग टॉपिक को यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो टॉपिक है वो है क्या। So today we are going to discuss about the main formation in electricity, that what is the difference between voltage, charge and current. So firstly we हमारे पास होता है voltage, right? Second हमारे पास में है current and third one we have charge. Okay? वोल्टेज को क्या है कि हम लोगों ने साइंटिस्टों ने क्या किया हुआ है कि इन सब चीजों को ना डिनोट किया हुआ है कुछ कुछ चीजों से, जैसे अल्फाबेटिक हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग को यूज करना हो, क्योंकि हर बार ये सब बड़ी बड़ी चीजें लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना हमारा केमिस्ट्री के अंदर, क्लास 10th के अंदर, उसमें हम लोगों ने देखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इक्वेशन के अंदर हम लोग जैसे वाटर को लिख देते हैं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड को लिख लेते हैं CO2, वैसे यहाँ पे इनको किसी फॉर्मेशन से डिनोट किया जाता है। तो वोल्टेज को लिखते हैं हम लोग V से डिनोट करते हैं, करंट को हम लोग कैपिटल I से डिनोट करते हैं, और चार्ज को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो अगर इस चैप्टर के अंदर मैं जहां पे भी V लिखूं तो इसका मतलब सर वोल्टेज लिख रहे हैं, अगर मैं I लिखूं तो इसका मतलब सर करंट लिख रहे हैं, और अगर मैं Q लिखूं उसका मतलब सर चार्ज के बारे में लिख रहे हैं।
अब ये तीनों चीजें ना हमको दिखने में एक जैसी लगती है कि वोल्टेज कह लो, करंट कह लो, चार्ज कह लो, बात तो एक ही है। लेकिन मैंने अभी चार्ज के बारे में आपको बताया था कि चार्ज कंसिस्ट टू फॉर्मेशन, प्रोटॉन पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स। तो चार्ज अलग हो गया, करंट अलग है, वोल्टेज अलग। अब इसको एक सिंपल एक एग्जांपल समझेंगे। अब एग्जांपल इसमें क्या लेना है, सपोज मान लीजिए कि आप अपने घर को, एक बार आपको इमेजिन करना है, घर के आपका अगर डबल स्टोरी है या वन स्टोरी घर है, मतलब एक मंजिल दो मंजिल है, तो उसके ऊपर एक टंकी रखी हुई होती है ब्लैक व्हाइट कलर की, आपने देखा होगा। तो वो उसको अपन मान लेते हैं इस तरह से, ये टैंकी, तो यहाँ पे मैं टैंक लिख देता हूँ, जो अपर साइड ऑफ द घर है, नीचे वाला नहीं, एक तो नीचे भी होता है टैंक, वो नहीं, जो घर के ऊपर जो टंकी को मतलब जो ऊपर रखा हुआ है छत के ऊपर, तो इसको अपन कंसिडर कर लेते हैं वोल्टेज एरिया। क्या कंसिडर कर लेते हैं? वोल्टेज एरिया। अब आपने देखा होगा कि उस टंकी से पाइपलाइन का कनेक्शन है जो दीवारों के अंदर से होता हुआ हमारे वॉशरूम में, किचन में, बैल्कनी में, जहां पे भी हमको पानी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर उसका कनेक्शन होता है। तो मैं इस तरीके से ये पाइपलाइन बना देता हूं, राइट। तो ये जो पाइपलाइन है, ठीक है, इसको अपन बोल देंगे करंट का एरिया, ठीक है, करंट फ्लो एरिया, इसको हम लोग ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर टैंक को अगर अपन पानी से, जैसे सुबह सुबह पानी आता है, आपने मोटर चला के ऊपर टंकी फुल कर दी, तो टंकी फुल करने के बाद में देखो कुछ इस तरह से होगा और पाइपलाइन में अपने आप पानी आ जाएगा। और यहां पर हमारे पास में लगी हुई है टैप। क्या लगी हुई है? टैप। अब जब तक आप टैप को खोलोगे नहीं तब तक उसमें से पानी आएगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने नीचे से बाथरूम में टैप बंद कर रखी तो ऊपर टंकी से ही पानी बंद हो गया, ऐसा तो नहीं है। टंकी से तो पानी पाइपलाइन तक तो है, बट पाइपलाइन से आगे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने टैप को क्या कर रखा है? ऑफ कर रखा है। अब ऐसे ही समझो आप लोग, हमारे घर में जो गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जिस फॉर्म में आ रही है, तो पहली बात तो वो है हमारे पास अल्टरनेट करंट। दो तरह के करंट होते हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। अब डायरेक्ट करंट की बिजली हमारे घर पे क्यों नहीं आती है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट करंट हमारे घर पे भेजे तो उसका वोल्टेज जो है थाउजेंड्स फॉर्मेशन के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1000, 2000, 3000। और हमारे घर में लगने वाली जितनी भी अप्लायंसेज है, एसी, फ्रिज वगैरह, इनका कंजप्शन है, किसी का 5 वोट है, किसी का 20 वोल्ट है, किसी का 50 वॉट है, किसी का 250 वॉट है, किसी का 200 वॉट है। तो वो थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मेशन के अंदर जो है चीजों को कंज्यूम नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? फ्लक्चुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, मतलब टाइम साइकिल क्रिएट करनी पड़ती है, एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन। तो इसको अपन बोलते हैं अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये सीधी लाइन आती है, इसका मतलब जितना वोल्टेज आगे से निकला है उतना ही आप तक पहुंचेगा, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है हमारे पास में, जब हम लोग ये वाला फ्लक्चुएशन वाला बनाते हैं तो इसका मतलब एक बार अप एक बार डाउन। तो इसको गवर्नमेंट ने ना फिक्स कर रखा है 220 वोल्टेज तक। तो आपके घर में जो सप्लाई आ रही है वो कौन सी है? 220 वोल्टेज तक। और आपके घर में करंट कौन सा आएगा? आपका एसी, मतलब अल्टरनेट करंट। तो हमारे पास में क्या है कि ये टैंक हमने फिल कर दिया। टैंक का मतलब क्या हो गया? आगे से आने वाला फॉर्मेशन, जो आपको वोल्टेज आ रहा है गवर्नमेंट से, ठीक है। अब उसके पास में आपके पास जो पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन हो गए आपके वायर, ठीक है। अब एक साथ वोल्टेज काम तो आएगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में बिजली पूरी आ रही है, लेकिन हम लोग एक साथ तो सारी कंज्यूम कर नहीं लेंगे। जैसे जैसे हम लोग टैप ऑन करते जाएंगे वैसे वैसे पानी आता जाएगा। अब मान लो कि पूरे घर के अंदर हम लोगों ने एक टैप ऑन करी और बाकी सारी टैप बंद है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे प्रेशर अच्छा होगा। अब मान लीजिए कि साइमल्टेनियसली मैंने दूसरी टैप ऑन कर दी। ऐसी आप समझो कि जैसे हम लोगों ने घर के अंदर एक कमरे की लाइट जलाई, फिर दूसरे की जलाई, फिर तीसरे की जलाई। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर में 2 से 3 एसी लगे हुए होते हैं और हम लोग उनको एक साथ चालू करते हैं तो वोल्टेज का लोड पड़ता है पूरे घर के सर्किट के ऊपर। तो उसी तरीके से हमारे पास में जो बल्क फिनोमेना के अंदर है, जो पहले से ही जहां पे चार्ज पार्टिकल्स नंबर ऑफ फॉर्मेशन के अंदर प्रेजेंट है, बल्क फिनोमेना, बल्क का मतलब एक इकट्ठा रखे हुए हैं बहुत सारे उसमें रेंज में, तो उसको अपन बोलते हैं वोल्टेज। वहां से जब वो ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, अब पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वैसे ही आपका जो वोल्टेज है उसमें पार्टिकल कौन कौन से हैं? जैसे वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना पानी के अंदर, H2O। वैसे ही हमारे यहाँ पे कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पार्टिकल्स। तो वो जैसे ही आप टैप ऑन करोगे तो टैंक फॉर्मेशन से पाइपलाइन के अंदर जो चीज बनी है, पाइपलाइन मतलब वायर, तो वायर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो जो आपके वायर के अंदर जो पहले से चार्ज पार्टिकल्स एक थोड़े बहुत फिनोमेना के अंदर प्रेजेंट है, वो आगे फ्लो करना क्या कर देंगे? स्टार्ट। इसका मतलब वोल्टेज हमारे पास होता है बल्क फिनोमेना ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। फिर उसके बाद में जब हमको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे वो जब ट्रेवल करना स्टार्ट करता है कुछ चार्ज पार्टिकल्स के साथ, उसको अपन बोलते हैं करंट। और जितना हमारे पास में एनर्जी कंज्यूम हो जाती है वो उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल्स। इसका मतलब जैसे घरों के अंदर ऊपर टंकी में पानी भरा हुआ है तो मतलब वो करंट भरा हुआ है, उसको ऐसे रेट करो आपकी पूरा वोल्टेज फुल है। फिर जब हमारे जो पाइपलाइन का कनेक्शन घर में दिया हुआ है वो मान लीजिए अपने वायर, तो जैसे पाइपलाइन के अंदर पानी होता है वैसे वायर के अंदर भी कुछ अमाउंट के अंदर क्या होता है? करंट होता है। अब उस करंट के अंदर अगर हम लोग जूम करें अंदर तो पानी का फॉर्मूला है H2O, तो वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिकल देखेंगे। वैसे जब हम लोग इस करंट
करंट को जूम इन करेंगे तो वहां पे क्या दिखेंगे हमको, चार्ज पार्टिकल्स। और वो कौन कौन से होते हैं, दो, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। फिर जैसे आप टैप ऑन करोगे तो पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे अगर आप सर्किट में लगे हुए जो आपका स्विच है, जैसे फैन का है या एसी का, जैसे आप उसको ऑन करोगे तो चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट। फ्लो होने का मतलब कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये फिनोमेना हमारे पास में होता है वोल्टेज, करंट एंड चार्ज। वोल्टेज है हमारे पास में बल्क फिनोमेना के अंदर क्वांटिटी, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी लेके ट्रेवल करने वाली चीज को हम लोग बोलते हैं करंट। और जो करंट के अंदर हमारे पास में प्रेजेंट है वो है हमारे पास में चार्ज पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट आज ये हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसके बाद में जब कल हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चार्ज पार्टिकल से। जो हमारे पास में ये फिनोमेना दिया हुआ है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, इसको किसने डिफाइन किया था, ये सब तरह की चीजें जो है हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले मैं इस चैप्टर को थ्योरेटिकली कंप्लीट करूंगा, आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल चीजों को समझा के। इसमें वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज है, करंट है, आपका ओम्स लॉ है, आपके पैरेलल एंड जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसके बाद में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसके बाद में पावर जनरेशन है। इन सब तरीके से ये चैप्टर ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से सेट किया गया है एनसीईआरटी के थ्रू। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। डेली इसकी क्लासेस हमारे पास होगी। कुछ फॉर्मेशन के बाद में या कुछ टाइम के बाद में हम लाइव सेशन भी अटेंड करेंगे। उसके बाद में हम इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी है, ठीक है, जो बेसिकली ओम्स के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज पे। वहां पे नंबर ऑफ टाइम्स हम रेजिस्टेंस निकालना सीख सकते हैं। तो आज आप लोगों ने पढ़ा था मेरे साथ में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में और चार्ज के बारे में। ये चार चीजें मैंने आपको इंट्रोड्यूस करी। उसके साथ में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पाए जाने वाले चार्ज पार्टिकल्स हम लोग उनको बोलते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो करती है। तो उसके बाद में हम लोग जब कल जो चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास चार्ज के बारे में। चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज को कैसे डिफाइन किया जाता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस चार्ज को किस साइंटिस्ट ने बताया था और इसका क्या फायदा हमको मिलता है। ये सारी चीजें हम लोग जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए गुड नाइट।